हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम द्वीपिकम के 11वें अध्याय का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है द्वीपेशु रम्य द्वीपो अंडमान, जिसका अर्थ है द्वीपों में सुंदर द्वीप अंडमान है। तो आइए हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य करने से पूर्व बच्चों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम मेलयतु। पाठ को पढ़कर नीचे लिखे गए पदों का आपस में मिलान कीजिए। तो यहाँ पर क वर्ग और ख वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है हांदुमान, जिसका मिलान किया गया है अंडमान, अंडमान से। अब दूसरा दिया है काला पानी, तो काला पानी का मिलान करेंगे सेल्युलर कारागारह, सेल्युलर कारावास से। यह काला पानी का दूसरा नाम है। अब तीसरा है जारवा, जारवा एक जनजाति है, इसका मिलान करेंगे जनजाति ही। अब चौथा है स्वराज द्वीपः, स्वराज द्वीप में एलिफेंटा तट है। अब पांचवा दिया है राधा नगर तटः, तो इसका मिलान करेंगे श्वेत रेणुः, अर्थात सफेद बालू रेत से। अब लास्ट दिया है स्वातंत्र्य वीरः, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी, इसका मिलान करेंगे सावरकर, अर्थात वीर सावरकर से। अब प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर को पूरे वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर क दिया है रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम किम आसीत। रामायण काल में अंडमान द्वीप का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत। रामायण काल में अंडमान द्वीप का नाम हंडुकमान था। अब ख है स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः कति वर्षाणि कष्टम सोढवान। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने कितने वर्षों तक कष्ट सहन किया? तो इसका उत्तर है स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः 10 वर्षाणि यावत् घोरम कष्टम सोढवान। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने 10 वर्षों तक घोर कष्ट अर्थात भयानक कष्ट सहन किया। अब गए अंडमान द्वीपे काहा जनजातीयः निवसन्ति। अंडमान द्वीप में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? तो इसका उत्तर है अंडमान द्वीपे अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादयः जनजातयः निवसन्ति। अंडमान द्वीप में अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली आदि जनजातियां निवास करती हैं। अब घ है अंडमान द्वीपे आजीविकार्थम जनाः किम कुर्वन्ति। अंडमान द्वीप में आजीविका के लिए लोग क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है अंडमान द्वीपे आजीविकार्थम जनाः मुक्तामालाः, शुक्ति शिल्पानि, नारिकेल शिल्पानि, उपस्कराः इत्यादि नामो उत्पादनेन वाणिज्येन च आजीविकाम कुर्वन्ति। अंडमान द्वीप में आजीविका के लिए लोग मोतियों की माला, सीप के शिल्प, नारियल के शिल्प, मसाले आदि के उत्पादन और व्यापार से आजीविका करते हैं, अर्थात आजीविका चलाते हैं। केचन कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविकाम निर्वहन्ति। कुछ लोग कृषि कार्यों से और मछली के व्यापार से भी जीविका चलाते हैं। अब अण है अन्ते सर्वे मिलित्वा कम श्लोकम गायन्ति। अंत में सभी मिलकर कौन सा श्लोक गाते हैं? तो उसका उत्तर है अन्ते सर्वे मिलित्वा एषम श्लोकम गायन्ति। अंत में सभी मिलकर यह श्लोक गाते हैं। हुतात्मनाम पूतः तपः स्थलीयम विनायकादि स्तुति भाजनानाम स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनीय भुवि तीर्थकल्पा। जिसका अर्थ है शहीदों की पवित्र तपस्या स्थल है यह विनायक। यह विनायक शब्द से तात्पर्य स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर से है, अर्थात विनायक आदि की स्तुति करने वाली अर्थात प्रशंसा करने वाली यह निश्चय ही अपने राष्ट्र धर्म को सिखाती हुई धरती पर सुंदर दिखने योग्य तीर्थ के समान है। प्रश्न नंबर 3 है पाठम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। पाठ को देखकर रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो यहाँ पर क है अंडमान द्वीपस्य राजधानी डैश अस्ति।
अंडमान द्वीप की राजधानी डैश है। तो यहाँ लिखेंगे श्री विजयपुरम, अंडमान द्वीप की राजधानी श्री विजयपुरम है। अब ख है सूर्यांशः गृहं गत्वा डैश अंडमानस्य अन्वेषणम अकरोत्। सूर्यांश ने घर जाकर के डैश अंडमान की खोज की। तो यहाँ पर लिखेंगे जालपुटे अर्थात इंटरनेट पर। सूर्यांश ने घर जाकर इंटरनेट पर अंडमान की खोज की। अब ग है प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम डैश इति आसीत्। पहली शताब्दी में इसका नाम डैश था। तो यहाँ लिखेंगे अगादेमन। पहली शताब्दी में इसका नाम अगादेमन था। अब घ है अस्मिन् द्वीपे डैश इति कारागारम अस्ति। इस द्वीप में डैश नामक कारागार है। तो यहाँ लिखेंगे सेल्युलर। इस द्वीप में सेल्युलर नामक कारावास है। अब अण है वयम स्वातंत्र वीराणाम डैश सुखेन जीवामः। हम सब स्वतंत्रता वीरों के डैश सुख से जीते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बलिदानेन, बलिदान से। हम सब स्वतंत्रता वीरों के बलिदान से सुख से जीते हैं। अब च है काला पानी डैश संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्यां संरक्षितम। काला पानी डैश संस्था के वैश्विक संपदा की सूची में संरक्षित है। तो यहाँ लिखेंगे यूनेस्को। काला पानी यूनेस्को संस्था के वैश्विक संपदा की सूची में संरक्षित है या सूची में रखा गया है। अब छ है कृषि कार्येण डैश च जीविका निर्वहन्ति। कृषि के कार्यों से और डैश जीविका निर्वाह करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मत्स्य व्यापारेण। कृषि के कार्यों से और मछली के व्यापार से जीविका चलाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानां विशेषण विशेष्य पदानां मेलनं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे लिखे गए विशेषण विशेष्य पदों का मिलान करके रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो आगे जितने भी शब्द दिए गए हैं यह सभी विशेषण हैं। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और पीछे जितने भी शब्द दिए गए हैं यह सभी विशेष्य हैं अर्थात जिनकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य शब्दों का सही मिलान करना है। तो पहला एग्जाम्पल दिया है नीलम, जिसका मिलान किया है समुद्रम से, जिसका अर्थ है नीला समुद्र। अब ख है सुंदर तमेशु, जिसका मिलान करेंगे समुद्र तटेशु से। ध्यान रखें विशेषण और विशेष्य पदों का मिलान करते समय उनके लिंग, उनकी वचन और उनकी विभक्ति भी समान होना चाहिए। तो यहाँ दोनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ दिया है सुंदर तमेशु, जिसका अर्थ है सबसे सुंदर, समुद्र तटेशु समुद्र तटों पर, सबसे सुंदर समुद्र तटों पर। अब ग है स्वीयाः, इसका मिलान करेंगे रीति परंपराः, जिसका अर्थ है अपनी रीति परंपराएं। अब घ है विविध वर्णाः, इसका मिलान करेंगे मत्स्याः, जिसका अर्थ है रंग बिरंगी मछलियां। अब अण है स्थानीय, इसका मिलान करेंगे आपने, इसका अर्थ है स्थानीय बाजार में। अब च है प्रथमम, प्रथमम का मिलान करेंगे स्थानम से, इसका अर्थ है पहला स्थान। अब प्रश्न नंबर 5 है पट्टिकातः समुचितानि पदानि चित्वा विशेषणानुसारम विशेष्य पदम लिखन्तु। पट्टिका से समुचित पद अर्थात उचित पद चुनकर विशेषण के अनुसार विशेष्य पद को लिखिए। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं यह सभी विशेषण शब्द हैं अर्थात जो विशेषता बता रहे हैं। और इस बॉक्स में जितने भी शब्द हैं वे सभी विशेष शब्द हैं जिनकी विशेषता बतानी है। तो यहाँ दिया है क नूतने, जिसका अर्थ है नए में। तो यह सप्तमी विभक्ति का एकवचन शब्द है। तो इस बॉक्स से हमें ऐसा विशेष पद चुनना है जो सप्तमी विभक्ति का एकवचन शब्द हो। तो वह है गृह। गृह का अर्थ होता है घर में, तो इसका अर्थ हुआ नए घर में। जब हम विशेषण पद का विशेष्य पद से मिलान करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि दोनों शब्दों के वचन, लिंग और विभक्ति समान हो। उसी प्रकार हम अब दूसरा देखते हैं। यहाँ दिया है ख पवित्रम। तो पवित्रम एक नपुंसक शब्द है और यह एकवचन शब्द है। तो इस पट्टिका से हम ऐसा शब्द चुनेंगे जो नपुंसक भी हो और एकवचन भी हो। तो वह है गुरुकुल, जिसका अर्थ है पवित्र गुरुकुल। तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे ग है, ग में शब्द दिया है रक्तायाम।
रक्तायाम का अर्थ होता है लाल में। यह भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन शब्द है, पर यह स्त्रीलिंग शब्द भी है। तो ऐसा शब्द हमें इस पट्टिका से लेना है जो स्त्रीलिंग भी हो, सप्तमी विभक्ति का एक वचन भी हो। तो वह है शाटिकायाम, जिसका अर्थ होता है साड़ी में। तो इन दोनों शब्द का अर्थ हुआ लाल साड़ी में। अब यहाँ दिया है घ उत्तमानी, तो यह एक नपुंसक शब्द है और बहुवचन है। तो इस पट्टिका से हम ऐसा शब्द चुनेंगे जो बहुवचन भी हो और नपुंसक शब्द हो। तो वह है पुस्तकानी, जिसका अर्थ है उत्तम पुस्तकें या अच्छी पुस्तकें। तो उसी प्रकार हम शब्दों के लिंग, वचन और विभक्ति को ध्यान में रखते हुए इस बॉक्स से विशेष्य पद चुनेंगे। अब अड़ा है सुदीर्घः, तो इसके लिए शब्द लेंगे मार्गः, बहुत लंबा रास्ता। अब यहाँ दिया है च सुंदरी, तो यहाँ से हम शब्द लेंगे युवती, जिसका अर्थ है सुंदर युवा स्त्री। अब छ है उन्नतान, तो इसके लिए विशेष्य पद लेंगे वृक्षान, तो जिसका अर्थ होगा ऊंचे वृक्ष को। अब ज है विशालाम, तो इसके लिए विशेष्य पद चुनेंगे पाठशालाम, जिसका अर्थ है विशाल पाठशाला को। अब झ दिया है स्थूलाय, इसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है मोटे के लिए। तो अब हमें इस बॉक्स से ऐसा विशेष्य पद चुनना है जो चतुर्थ विभक्ति का हो। वह है गजाए, जिसका अर्थ है हाथी के लिए। तो इनका अर्थ हुआ मोटे हाथी के लिए। अब अन्य है तस्य, जिसका अर्थ है उसका या उसकी। यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन शब्द है। तो इस बॉक्स से हमने ऐसा शब्द चुना है जो षष्ठी विभक्ति का एक वचन शब्द हो। वह है तटस्य, जिसका अर्थ है किनारे का। तो इसका अर्थ हुआ उस किनारे का। अब प्रश्न नंबर 6 है पट्टिकातः सर्वनाम विशेषण पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पट्टिका से सर्वनाम विशेषण पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंतर्गत सर्वनाम विशेषण पद हैं और हम इन सर्वनाम विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर दिया है क पुष्पाणाम उद्यानम अस्ति, जिसका अर्थ है फूलों का उद्यान है। तो यहाँ पुष्पाणाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यह एक बहुवचन शब्द है। तो इसके लिए हम तेषाम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यह भी तत्सर्वनाम का षष्ठी बहुवचन है। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ उन फूलों का उद्यान है। अब ख है वृद्धा आपणम गच्छति, बूढ़ी महिला बाजार जाती है। तो यहाँ पर वृद्धा एक स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन शब्द है। तो इसके लिए एषा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह भी एतत् शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन रूप है, जिसका अर्थ है यह बूढ़ी महिला बाजार जाती है। अब ग है चित्रे चंद्रयानम अस्ति, चित्र में चंद्रयान है। तो चित्रे शब्द में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। यह एक नपुंसक शब्द है। तो इसके लिए तस्मिन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह भी तत्शब्द का सप्तमी एकवचन रूप है, जिसका अर्थ है उसमें। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ उस चित्र में चंद्रयान है। अब घ है शिक्षकः संस्कृतम पाठयति, शिक्षक संस्कृत को पढ़ाता है। तो शिक्षकः एक पुल्लिंग प्रथम एकवचन है। तो इसके लिए सह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह भी प्रथम एकवचन शब्द है, जिसका अर्थ है वह शिक्षक संस्कृत पढ़ाता है। अब अण है बालकाः जलम पिबन्ति, लड़के जल को पीते हैं। तो बालकाः शब्द पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन शब्द है। तो इसके लिए ते सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ है वे लड़के जल पीते हैं। अब च है पुष्पम आकर्षकम अस्ति, फूल आकर्षक है। तो पुष्पम शब्द एक नपुंसक शब्द है और यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो इसके लिए तत्सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ है वह फूल आकर्षक है। अब छ है कंदुकेन क्रीडंती, गेंद से खेलते हैं। तो कंदुकेन एकवचन शब्द है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो उसके लिए हम तेन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह भी तद शब्द का तृतीया विभक्ति है। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ उस गेंद से खेलते हैं। अब यहाँ दिया है ज शिक्षिकाः गीतम शिक्षयन्ति, अध्यापिकाएं गीत को सिखाती हैं। तो शिक्षिकाः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द है। तो इसके लिए ताहा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द है। तो इसका अर्थ हुआ वे शिक्षिकाएं या वे अध्यापिकाएं गीत सिखाती हैं।
अब ज है डैश मयूरौ नृत्यतः, जिसका अर्थ है 2 मोर नाचते हैं। तो यहाँ पर देखिए मयूरौ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन शब्द है, तो इसके लिए तौ सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसका अर्थ है वे 2 मयूर नाचते हैं, वे 2 मोर नाचते हैं। अब अन्य है डैश बालिकाए पुस्तकानि यच्छ, बालिका को पुस्तकें दो। तो यहाँ पर बालिकाए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन शब्द है, तो इसके लिए तस्य शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह भी तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति है। तो इसका अर्थ हुआ उस बालिका को पुस्तकें दो। अब प्रश्न नंबर 7 है पाठे प्रयुक्तानि अव्ययपदानि क्रियापदानि च चित्वा समुचिते स्थाने लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त अव्यय पदों को और क्रियापदों को चुनकर उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर पहला दिया है अव्ययानि। अव्ययानि वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन या विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा एक ही रूप में होते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया है यथा, जैसे, कुत्र। तो कुत्र शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान होगा, अर्थात कुत्र का रूप परिवर्तन नहीं होगा। तो इस पाठ में से हमने कुछ अव्यय पद लिए हैं, जैसे अपि, अहो, महति, यह, बहु, तदा, अवश्यमेव, इव, काचित्, एव, किम, समीचीनम, इति, अपि, ह्यः, अद्य, सर्वत्र, अपरम, कश्चन, च, अत्र। अब क्रियापदानी को देखते हैं। क्रियापदानी वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं। यह क्रिया शब्द काल, पुरुष या वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे कि स्मरामि, यह उत्तम पुरुष का एक वचन शब्द है। यथा, जैसे, स्मरामि, जीवामः, चलति, सोढवान, गमिष्यामः, गायामः, संरक्षितम्, सूचयतु, जानीमः, आसीत्, कुर्वन्ति, जानन्ति, निवसन्ति, अकर्वम्, अस्ति, दृष्टवान, इच्छति, दत्तवती। अब 8वां प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां स्वरूपम सावधानम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम लिखन्तु। निम्नलिखित पदों के स्वरूप को ध्यान से देखकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। यथा, जैसे, समुद्रस्य मध्ये, जिसका अर्थ है समुद्र के बीच में। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और इसके आगे लिखा है समुद्र मध्य, जिसका अर्थ भी होता है समुद्र के बीच में। तो यहाँ पर शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया गया है। संक्षिप्तीकरण का दूसरा नाम समास होता है। यह एक तत्पुरुष समास है। जब समास बनता है तो पहले शब्द की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह हट जाता है, अर्थात लोप हो जाता है, और दोनों शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त अर्थात छोटा रूप बनाते हैं। तो यहाँ पर सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हमें यहाँ शब्दों में षष्ठी विभक्ति के चिन्हों को हटाते हुए उन शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना है, अर्थात छोटा रूप बनाना है। तो अब क दिया है द्वीपानाम समूह, जिसका अर्थ होता है द्वीपों का समूह। जब इसका संक्षिप्तीकरण किया गया तो लिखा द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। अब ख है रामायण से काले, जिसका अर्थ है रामायण के समय में। तो इसे लिखेंगे रामायण काले, अर्थात रामायण के समय में। अब ग है भारतस्य भूमिः, भारत की भूमि। तो तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हुए इसे छोटे रूप में लिखेंगे भारत भूमिः, भारत की भूमि। अब घ है उद्योगस्य विषयः, उद्योग का विषय। तो इसे लिखेंगे उद्योग विषयः, जिसका अर्थ भी उद्योग का विषय। अब अण है देशस्य भक्तः, देश का भक्त। तो इसे लिखेंगे देशभक्तः। अब च है समुद्रस्य तलम, समुद्र का तल। तो षष्ठी विभक्ति के चिन्ह को हटाते हुए तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हुए इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो लिखेंगे समुद्र तलम, अर्थात समुद्र का तल। तो यह था हमारे 11वें अध्याय द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमान का संपूर्ण अभ्यास कार्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।